मेरी शादी मेरे दामाद के साथ हुई थी। मैं उसकी माँ की उम्र की थी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये सब कुछ मजबूरी में और जल्दी में हुआ था। शादी की पहली रात जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि ये सब कुछ किस वजह से हुआ है और मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ और मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसने कहा कि खामोश हो जाओ, फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। मुझे लगा कि वो मेरी बात मान गया है और मुझ पर रहम करेगा, मेरी बात को समझेगा। लेकिन वो कमरे से बाहर चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में लाल मिर्चें और एक रस्सी थी और फिर उसने लाइट ऑफ कर दी। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई गई है और तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। मगर उसने मेरी एक ना सुनी और फिर मेरा दिल फट गया जब उसने मेरा नाम हिना है। मैं बहुत कम उम्र की थी जब मेरी शादी करवा दी गई और मेरी बेटी भी उस उम्र में पहुंच गई थी जिस उम्र में मेरी शादी हुई थी। लेकिन अभी तक मेरी उम्र सिर्फ 33 साल थी। मैं जवान थी, खूबसूरत थी। मेरा शोहर बड़ा ही गुस्से वाला और नशेई आदमी था। उसने सारी जिंदगी कोई सही फैसला नहीं किया था, लेकिन यही कहता था कि जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक किया है। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। वो एक बंदे के साथ काफी अरसे से काम कर रहा था। यूं समझिए कि उसकी गुलामी कर रहा था और उसी बंदे की वजह से हमारा घर का खर्च चल रहा था। और फिर उसी बंदे की वजह से मेरा शोहर इस मुकाम तक पहुंच गया कि नाजिम की सीट के लिए खड़ा होने वाला था। मेरे शोहर ने कहा कि मैं नाजिम बन जाऊंगा और फिर बहुत फायदा होगा। वैसे भी मुझे सब लोग जानते हैं। जानते तो उसे वाकई थे, लेकिन सब उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते थे। पता नहीं उसको अपने ऊपर क्या गुमान था कि वो नाजिम की सीट के लिए खड़ा हो गया। वो सोच रहा था कि लोग उसे ही वोट देंगे। ये सब तो ठीक था, लेकिन आजकल मुझे अपनी जवान बेटी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थीं। वो बार बार छत पर जाती थी और सामने जिन लोगों का घर था वो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं थे। एक दिन तो मैंने अपनी बेटी के पास मोबाइल देख लिया, जबकि मोबाइल तो मेरे पास भी नहीं था। दिल तो किया कि यहीं पर उसका मोबाइल तोड़ दूं और मार मार कर उसका मुंह उतार दूं। उसने हम सबसे झूठ बोला था, मोबाइल पास रखा है तो जरूर किसी लड़के से बात करती होगी। लेकिन मैं खामोश हो गई क्योंकि मुझे पता था कि जिस काम से उसे रोकेंगे वो वही ज्यादा करेगी। मैंने अपने शोहर से कहा कि फौजिया की शादी करवा देते हैं। उसने कहा कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा था और इस बात का ताना तुम मुझे अभी तक देती हो कि मैं तो छोटी सी थी जब मेरी शादी करवा दी गई थी। अब तुम अपनी बेटी की भी शादी करवाना चाहती हो। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने ठीक ही किया था, लड़कियों की शादी जल्दी ही कर देनी चाहिए। मेरे शोहर ने कहा कि क्या मतलब, क्यों, क्या हो गया, फौजिया ने कुछ किया है। मैंने कहा कि मेरा मतलब है कि देखो, मेरी शादी जल्दी हो गई थी, अब हमारी जवान बेटी हो गई है, लेकिन मैं खुद भी अभी जवान हूँ। कल को नानी बन जाऊंगी तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि मैं नानी हूँ। जल्दी जल्दी शादी हो जाती है तो इंसान में बहुत हिम्मत होती है, ताकत होती है, सारे मामलात बर्दाश्त कर लेता है। बाद में तो जिस्म भी साथ नहीं देता। मेरे शोहर ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है। हाफिज साहब का एक भतीजा है, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ अपनी फौजिया की शादी करवा देते हैं। मैंने कहा कि तुम क्यों हाफिज साहब की गुलामी कर रहे हो, अब तो बस कर दो। मेरे शोहर ने कहा कि उनकी गुलामी की वजह से ये घर चलता है। अभी कल ही उन्होंने मुझे 2 लाख दिए हैं और उनका भतीजा बहुत अच्छा इंसान है। मैंने कहा ठीक है, फिर उसकी शादी पक्की करवा दें और जल्द अज जल्द इसकी शादी करते हैं। मेरे शोहर ने कहा कि फिर उसकी शादी तो इलेक्शन से पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन के दौरान मुझे वक्त ही नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। हमारा कौन सा कोई लंबा चौड़ा खानदान है, बस निकाह की रस्म कर लेंगे और बेटी रिजवान के हवाले कर देंगे। मैंने कहा कि उसका नाम रिजवान है, तो मेरे शोहर ने कहा कि हाँ, उसका नाम रिजवान है। वो बहुत अच्छी कमाई करता है, उसके माँ बाप भी नहीं है, घर में अकेला रहता है, बहुत अच्छा इंसान है। यूं समझो कि बड़ा ही नेक और शरीफ लड़का है। मैंने कहा कि आजकल तो कोई भी नेक और शरीफ नहीं है और आप उसकी गवाही दे रहे हैं। तो मेरे शोहर ने कहा कि हाँ, क्योंकि मैं उसे आते जाते देखता हूँ, मेरी तरह ही है, बस गुस्से का थोड़ा तेज है। उम्र हमारी बेटी से ज्यादा है पर जवान है, वैसे ही अच्छा है। मैं समझ गई कि वो मेरे शोहर जैसा ही होगा। फिर अभी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मेरी बेटी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो सबने मेरी तरबियत पे बातें करनी थी।
मेरी बेटी से गिलास भी टूट जाता था तो मेरा शोहर कहता था कि तुमने पता नहीं कैसी तरबियत की है, जबकि गिलास तो किसी से भी टूट सकता है। मेरे शोहर को हमेशा से अपनी गलती की जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की आदत थी। मैंने जब अपनी बेटी को बताया कि 2 हफ्ते में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तैयारी कर लो, तो उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैंने गुस्से में उससे कहा कि ज्यादा हंगामा करोगी तो तुम्हारी जुबान काट दूंगी, और मुझे सब पता है, तुम ये उल्टे सीधे काम छोड़ दो, नहीं तो बाद में तुम्हारे लिए बहुत मसले मसाइल बनेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, मर्द जिस औरत से दोस्ती करता है उससे कभी शादी नहीं करता। मेरी बेटी को भी मैंने इशारा दे दिया था कि मुझे उसकी हरकतों के बारे में पता है। उसके बाद वो खामोश हो गई। मुझे लगा कि बस उसकी उड़ान इतनी ही थी, ये डर गई है। लेकिन शादी तो उसने हमारी मर्जी से ही करनी थी, क्योंकि हमारी बेटी हम मियाँ बीवी दोनों से ही डरती थी। मुझे थोड़ी सी राहत हुई कि चलो ये बड़ी जल्दी ही डर गई है और खामोश हो गई है। शादी का दिन 2 हफ्ते बाद का ही तय हो गया। लड़के से बात कर ली थी, उससे कोई मसला नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी शक्लो सूरत की अच्छी थी और कम उम्र भी थी। मैट्रिक भी तकरीबन हो ही गया था, पेपर उसने दिए हुए थे। रिजल्ट अच्छा आता या ना आता, शादी तो कंफर्म थी। मेरे शोहर ने शादी की तैयारी कर ली और शादी का दिन करीब आ गया। मैंने जब लड़के को देखा तो मैं समझ गई कि लड़का मेरे शोहर जैसा ही है, गुस्से वाला और अपनी जिद का पक्का। लेकिन मेरी बेटी को शायद यही काबू कर सकता था, क्योंकि वो कौन सा सीधे रास्ते पे थी। उसने भी तो गलत काम किया हुआ था। ये तो शुक्र है कि मुझे पहले ही पता चल गया था, नहीं तो कोई और मसला हो जाता तो फिर हम क्या करते। मेरी बेटी अपने कमरे में थी, मैं मेहमानों को देख रही थी। जब एक नजर उसको देखने के लिए गई, क्योंकि अभी मेरे शोहर ने कहा था कि निकाह होने वाला है, बेटी को कहो कि तैयार हो जाए, निकाह के 1 घंटे बाद रुखसती करवा देनी है। जब मैं कमरे में गई तो मेरी बेटी कमरे में नहीं थी। मेरी तो जान निकल गई। मैं हैरान रह गई कि वो कहाँ चली गई थी। बाहर जाने का एक ही रास्ता था, वो यहाँ पर नहीं थी। इसका मतलब कि जो मैं सोच रही थी वो हो चुका था। आसपास देखा, उसे तलाश करने की कोशिश की। हो सकता है वो बाथरूम गई हो, लेकिन दुल्हन का क्या काम कि वो इधर उधर घूमे फिरे। हमारा तो घर भी छोटा सा था। जब मुझे यकीन हो गया कि वो घर पे नहीं है, तब मैंने शोर को कमरे में बुलाया और उससे कहा। उसने कहा कि क्या बात है, मैं बाहर मेहमानों के पास बैठा हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी है। मैंने कहा कि मेरी पूरी बात तो सुन लो, हमारी बेटी घर पर नहीं है। मेरा शोहर हैरान रह गया, क्योंकि उसे भी समझ आ गई थी कि अगर वो इस वक्त घर पर नहीं है तो इसका मतलब यही है कि वो भाग चुकी है। मेरा शोहर तो जमीन पर बैठ गया। उसने कहा कि मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो सारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। मैं नाजिम के लिए खड़ा होने लगा हूँ। जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी अपनी बेटी घर से भाग गई है तो लोग मुझे वोट भी नहीं देंगे। 2 हफ्ते बाद इलेक्शन है, हफ्ते तक तो सबको पता चल जाएगा। मैंने कहा कि तुम्हें अपनी पड़ी है, बेटी ना जाने किसके साथ चली गई, अब उसकी जिंदगी का क्या होगा। मेरे शोहर ने कहा कि उसने भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। घर से भागी हुई औरतों की क्या इज्जत होती है, ये तो तुम भी जानती हो। मैंने अपने शोहर को बताया कि मैंने पहले से देख लिया था, तभी उसकी शादी की बात की थी। मेरे शोहर ने कहा कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें उसी दिन मुझे बताना चाहिए था। मैं खुद उससे पूछता कि वो किसके साथ चक्कर चलाकर बैठी है, और उस शख्स को मैं जान से मार देता तो आज हमारी बेटी घर से ना भागती। मैंने कहा कि मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि उसकी शादी करवा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये खामोश भी हो गई थी। असल में वो खामोशी इसी तूफान के पहले किसी खामोशी थी। मेरे शोहर ने कहा कि ये सब छोड़ो, अभी ये सोचो कि बाहर जो बारात बैठी है उसको क्या जवाब देंगे। मैंने कहा कि जवाब क्या देना है, उनको जाकर कह दो कि लड़की भागी है, हमारे नसीब में बदनामी है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे साथ बुरा ही होगा। शोहर आसपास देखने लगा, कुछ सोचने लगा। उसने कहा कि नहीं, अगर हम चाहें और अक्लमंदी से काम लें तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारी उम्र कौन सी ज्यादा है, और तुम अपनी बेटी से भी ज्यादा दुबली पतली हो, तुम्हें दुल्हन बनकर उसकी जगह बैठना होगा। मैंने कहा कि तुम्हारे दिमाग में अक्ल है या नहीं, मैं कैसे उसकी जगह पे बैठ सकती हूँ। जिस शख्स के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी, जो मेरा होने वाला दामाद था, तुम मेरे साथ उसकी शादी करवाना चाहते हो,
और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे निकाह में हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूँ और तुम उसके साथ बैठकर चली जाओ, इस तरह मेरी इज्जत भी बच जाएगी। फिर 2-3 हफ्ते तक इस बात को किसी तरह दबाकर रखना, अपनी जुबान ना खोलना, उस लड़के को समझाना, वो भी समझ जाएगा। और उसके बाद जब मैं नाजिम बन जाऊंगा तो फिर भले ये बात किसी को भी पता चले या ना चले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कुर्सी तो आ जाएगी। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे पता था कि मेरा शोहर परेशान है, शायद इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लेकिन उसने वहीं खड़े खड़े मुझे तलाक दे दी और मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने सारी जिंदगी उसके साथ गुजारा किया, थोड़े पैसों में खुश रही, मगर आज उसने मुझे तलाक दे दी। मैं तो ऐसे बैठ गई जैसे मेरे जिस्म से रूह परवाज कर गई हो। उसने मुझे खुद जल्दी जल्दी तैयार किया और मेरा घूंघट गिरा दिया और मुझे बाहर ले गया। उस वक्त मुझे पता नहीं चला कब मेरा निकाह हुआ, कैसे मैंने हाँ में सर हिलाया, बस मेरा निकाह हो गया और मैं रुखसत भी हो गई। मुझे होश ना रहा, मैं अपने होने वाले दामाद के निकाह में आ गई। अब उसके घर में उसके बिस्तर पर बैठी थी, मेरा घूंघट अभी भी गिरा हुआ था। वहां पर मुझे जो 4 औरतें बिठाकर गई थीं, ये लड़का भी अकेला था, उसका कोई नहीं था, इसलिए ज्यादा रश नहीं था। किसी ने मेरा चेहरा गौर से नहीं देखा था, लेकिन मैं अचानक एक झटके से जाग गई। मेरे जिस्म में अजीब सा एहसास सरियत कर रहा था। ये क्या हो गया था? मेरे शोहर ने ये क्या कर दिया था? मेरे शोहर का दिमाग खराब था या वो नशे में था जो उसने ये सब कुछ कर डाला था? मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी थी। मैं उस लड़के के साथ नहीं रह सकती थी और मेरे शोहर ने भी मुझे तलाक दे दी थी। मेरे साथ क्या होने वाला था? मैंने सोच लिया था कि मैं अपने दामाद को ये सारी बात बता दूंगी, उसे सब कुछ समझा दूंगी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। वो तो मेरी औलाद की उम्र का है, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? लेकिन वो कमरे में आ ही नहीं रहा था कि कहीं कोई और ना आ जाए। फिर एक औरत आ गई। उसने मुझसे कहा कि आपको कुछ चाहिए? मैंने ना में सर हिलाया। उसने कहा कि लगता है बहुत शर्मा रही हैं, तभी तो अभी तक घूंघट उठाया नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे पानी और खाने पीने की चीजें रखकर जा रही हूँ, आपको भूख लगे तो खा लीजिएगा। मैं सोच रही थी कि वो जिसको अपनी मालकिन समझकर खिदमत कर रही है, मैं वो नहीं हूँ, और कल को इन सब लोगों को पता चल जाएगा तो कितनी बड़ी कयामत आ जाएगी। और फिर मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे के मुझे इस मुसीबत में फंसाया था, बल्कि उसने ये भी कहा था कि मुझे 2 हफ्ते तक इस बात को दबा के रखना है, किसी भी तरीके से ये बात बाहर ना निकले। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे पूरी कर सकती थी? मैं क्या करती? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? अब तो वो मेरा शोहर भी नहीं रहा था, मेरी तो इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी। उसने मुझे एक ही पल में तलाक देकर दूसरे ही पल में निकाह करवा दिया था। ये मेरी जिंदगी के साथ क्या हो गया था? मेरा दिमाग बिल्कुल घूम रहा था। जब दरवाजे पर बाहर की तरफ से हलचल हुई, इसका मतलब कि कोई अंदर आने वाला था। दरवाजा खुला तो मेरा दामाद, जो अब मेरा शोहर था, वो अंदर आ गया। मैं अभी भी बेड पर बैठी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बाथरूम की तरफ चला गया। शायद कपड़े बदलने गया था। वो बाहर आया तो मुझे कहा कि तुम थक गई होगी, चाहो तो आराम कर लो। फिर वो हंसकर कहने लगा, अच्छा, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने घूंघट उठाना है। अब वो मेरे पास आने लगा था और मैं चाह रही थी कि वो मेरे पास ही ना आए, लेकिन वो मेरे पास आ रहा था। मुझे जल्द अज जल्द कुछ सोचना था। मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए था। बस इसके अलावा मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा था। मेरे शोहर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं क्यों उसकी इज्जत बचाती? मुझे सिर्फ अपने आप को बचाना था, लेकिन मुझे कितनी बुरी सूरत हाल में फंसाया गया था। ये तो मेरा शोहर था, मेरा उसके साथ निकाह हुआ था। मेरा दामाद मेरे पास आकर बैठ गया था। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। ये तो ऐसा ही था कि जैसे मैं किसी शख्स को अपने बेटे का दर्जा देना चाहती थी, वो मेरा शोहर बना बैठा था। क्योंकि बेटी का शोहर तो बेटे जैसा होता है। उसने मेरा घूंघट उठाया ही था कि मैंने उसके कदमों में गिरकर रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरे शोहर की वजह से हुआ है। मेरी बेटी बहुत जिद्दी थी, हमें नहीं पता था कि वो क्या चक्कर चला रही है। शादी से कुछ देर पहले ही वो घर से भाग गई थी। फिर मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी और तुम्हारे साथ जबरदस्ती निकाह करवा दिया। मैं ये निकाह नहीं करना चाहती थी। उस वक्त मैं बहुत मजबूर थी।
دیکھو اگر تم میری بیٹی کے شوہر بنتے تو تم میرے بیٹے کی جگہ ہوتے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا کیا جائے، مجھے اس مصیبت سے نکالو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے تو مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھے تو لگا تھا کہ میری شادی آپ سے ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں فوزیہ نہیں ہوں بلکہ اس کی ماں ہوں۔ اس نے کہا پھر تو ہم دونوں کے ساتھ ہی بہت برا ہوا ہے، میں نے تو آپ کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ جب آپ کو یہاں لے کر آ رہے تھے تو میں نے چپکے سے آپ کو دیکھ لیا تھا، مجھے اب بہت اچھی لگی تھی۔ میرے لیے تو یہ شادی بالکل نارمل ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نے اس کو دل سے قبول نہیں کیا ہے۔ اس وقت میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا 1 منٹ رک جائیں، پہلے مجھے کچھ سوچنے تو دیں۔ اس نے مجھے اوپر بٹھایا، بستر کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید چادر تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ اس نے سفید چادر کا کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بیڈ پر بچھانے لگا ہوں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ مجھے اپنی بیوی سمجھتا ہے اور اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ میں اس کی ہونے والی ساس تھی اور اب بیوی بن گئی ہوں۔ یہ مجھے بیوی کی طرح ہی رکھنے والا ہے، تبھی تو بستر پر سفید چادر بچھا رہا ہے، اور یہ بھی میرے شوہر کی طرح ایک گھٹیا سوچ کا مالک مرد ہے۔ اس کے ساتھ بھی میری زندگی بری گزرے گی۔ میں ایک دوزخ سے نکل کر دوسری دوزخ میں پھنس جاؤں گی۔ میں خاموش تھی۔ وہ ایک بار پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ پھر سے کوئی ایسی چیز لینے گیا تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا تو دروازے کے پیچھے ایک پائپ پڑا ہوا تھا۔ اس کا کلر سبز تھا۔ یہ کافی موٹا اور بھاری تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ مجھے یہاں سے بھاگنا تھا، جیسے میری بیٹی بھاگ گئی تھی۔ میرے نصیب میں بھی بھاگ جانا ہی لکھا تھا، کیونکہ اب کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ پائپ پکڑ کر میں دروازے کے پیچھے چھپ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا، میں نے اس کے سر پر پائپ دے مارا۔ وہ فوراً زمین پر ڈھیر ہو گیا، اور پھر میں وہاں سے بھاگ کر سابقہ شوہر کے گھر آ گئی۔ میں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم وہاں پہ رہو اور 2 ہفتے تک اس بات کو چھپا کر رکھو، اور تم رضوان کو زخمی کر کے بھاگ آئی ہو۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا، اور جلدی جلدی اپنا سامان باندھنے لگی۔ انہی دنوں میری ایک کمیٹی بھی نکلی تھی، وہ بھی میں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور کچھ زیورات بھی تھے، جبکہ میں ان دونوں مردوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کہیں بھی جاتی، لیکن ان دونوں کے ساتھ نہیں رہتی۔ لیکن رات بہت ہو گئی تھی، سوچا تھا کہ صبح چلی جاؤں گی۔ دروازے کو اندر سے لاک لگا لیا تھا۔ میرا شوہر اندر نہیں آ سکتا تھا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ گناہ پر اتر آئے گا۔ ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے، وہ نشہ کر کے آیا اور اس نے دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ دروازہ توڑ کر اندر آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ میری طرف لپکا تو میں اسے دھکا دے کر گھر سے بھاگ گئی۔ یہ میری زندگی میں ایک ایسا دن آیا تھا کہ مجھے اپنے ہی گھر سے بھاگنا پڑا تھا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی کہ کسی سے ٹکرا گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا موجودہ شوہر رضوان تھا۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا، تم مجھے ڈنڈا مار کر کیوں بھاگ گئی تھی؟ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے مجھے بستر پر بٹھایا اور کہا کہ میری پوری بات غور سے سن لو۔ تم نے کیا سمجھا میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ میں نے بستر پر سفید چادر اس لیے ڈالی تھی کیونکہ بستر گندا تھا، کیونکہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ میرا گھر بہت گندا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں برا لگے اور تم مجھ پر وار کر کے بھاگ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، رات گزار لو، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ رضوان کے سر پر زخم بھی لگ چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ صبح اسی نے مجھے جگایا تو میں ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ چلو۔ ہم لوگ مفتی صاحب کے پاس گئے، ان کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بنا عدت پوری کیے نکاح کیا ہے۔ اس طرح نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن خدا کو یہ عمل ناپسند ہے۔ اب تم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں ہو، پچھلا نکاح ختم ہو چکا ہے، یہ تمہاری بیوی ہے،
اس کے بعد हम लोग वापस आ गए। मैंने रिजवान से कहा कि मैं तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी हूँ, एक जवान लड़की की माँ हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो। उसने कहा कि आप अपने साबका शौहर से फिर से शादी करेंगी। मैंने कहा कि नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, कहीं और चली जाऊंगी। उसने कहा कि आप एक अच्छी औरत हैं, आपने अपने शौहर की इज्जत के लिए कुर्बानी दी है, और मैं भी कोई इतना कम उम्र नहीं हूँ। अगर आपकी उम्र 33 साल है तो मैं भी 28 साल का हूँ, हमारी उम्र में कोई इतना फर्क तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि मेरी पहले भी शादी हुई थी, पर 6 महीने के बाद हमारा मामला खराब हो गया और मेरी बीवी तलाक लेकर चली गई। आपसे मेरी दूसरी शादी है। मैं आपको अपना फैसला सुना रहा हूँ, और वो ये है कि मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। अगर आप रहना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको तलाक दे दूंगा। लेकिन आपको सोचने के लिए वक्त दे रहा हूँ, आप आराम से सोचें, ये आपकी जिंदगी है। मैं हैरान रह गई कि ये किस किस्म का इंसान था। वो वाकई एक अच्छा इंसान था। उसने कहा कि आप आराम से सोचें, और मैं सोच में पड़ गई। उसने कहा कि आप जितने दिन यहाँ रहना चाहें रह सकती हैं, एक मेहमान की तरह। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी बात कर दी थी। मुझे तो लगा था कि वो खुद मुझे तलाक दे देगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अब आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? क्या मैं रिजवान के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजार दूं, या फिर उससे अलग होकर अपने पहले शौहर से शादी कर लूं, या फिर उन दोनों को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं? मुझे आप लोगों के कीमती मशवरे की जरूरत है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा।